नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप द लल्लन टॉप देख रहे हैं। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में कुछ समय पहले एक घटनाक्रम अनफोल्ड हुआ था। नरेंद्र गिरी यानी पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, लेटे हुए हनुमान मंदिर और बाघंबरी मठ के जो महंत हैं उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी को निष्कासित कर दिया था, आश्रम से भी, मठ से भी, मंदिर से भी। कहा कि आनंद गिरी मंदिर का चढ़ावा वढ़ावा अपने घर पहुंचा रहे हैं, अपने घर वालों से संबंध रख रहे हैं और ये सब संत समाज में संत समाज की परंपरा के अनुकूल नहीं है, अनुशासनहीनता है। अब आनंद गिरी ने कहा कि ये सब हम तो नहीं कर रहे थे, हम तो भाई संत समाज का पालन कर रहे थे, हमने संन्यास ले लिया था। उल्टा नरेंद्र गिरी मठ के मंदिर के पैसे लुटा रहे हैं, उन्होंने मठ की ज़मीन, अखाड़े की ज़मीन बेच दी लोगों को। इस तरह के आरोप नरेंद्र गिरी पर उन्होंने लगा दिए। आरोपों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती है, आरोपों की फहरिस्त जाती है तमाम राजनेताओं तक। संबंधों में कहा जाता है कि पैरेलल राजनीति हो रही है, कहा जा रहा है कि अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस हुआ तो आनंद गिरी जैसा कहते हैं कि वो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग थे, कथित रूप से उनकी साजिश थी। कई खबरों में सेक्सुअल असॉल्ट को रेप कहा गया, जिसका खंडन करते हैं आनंद गिरी। आइए हम देखते हैं उनसे बातचीत करते हैं आनंद गिरी से और देखते हैं कि उनका इन आरोपों पर, इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है। आइए। तो आनंद गिरी है मेरे साथ और जो उन पर आरोप लगते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन सब पर स्पष्टीकरण लेने हम आए हैं उनसे हरिद्वार में। हम इसमें हैं, क्या नाम था इस चेतन ज्योति आश्रम में, भूपटवाला हरिद्वार में है, तो यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं। तो आनंद गिरी जी, पहले ये बताइए कि विवाद की जड़ जो थी, पूरे विवाद का, आपके और नरेंद्र गिरी के बीच में विवाद की जड़ कहाँ से शुरू होती है? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम आनंद गिरी है और मैं बचपन से साधु हूँ। 10 वर्ष की अवस्था से 93 के आसपास मेरा प्रादुर्भाव संन्यास की ओर बढ़ा। मेरा 80 का जन्म है, 1980 अगस्त। तो ब्रह्मचारी होने के बाद संन्यास दीक्षा हुई और संन्यास दीक्षा से जब हमारे गुरुजी कहीं महंत नहीं थे तब से ही हम उनके शिष्य हैं। 2004 में हमारे गुरुजी को महंत बनाया गया बाघंबरी गद्दी का और हरिद्वार से वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो वहाँ गए तो उन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने पास रखने की कोशिश की। मैं उस समय गुजरात में था, अखाड़े के ही द्वारा संचालित जो संस्था हैं उनमें मैं थानापति के पद पर तैनात था। जब महंत बने तो उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा था कि अब आप अच्छी जगह महंत बन गए, वहाँ अच्छे से आप रहिए और बढ़िया से संस्था को चलाइए और ठीक से इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। उनके द्वारा वहाँ पर 2004 में गद्दी नशीन होने पर 2005 में मैं वहाँ गया और जैसे ही वहाँ गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक विद्यालय है हमारा, संस्कृत विचारानंद संस्कृत महाविद्यालय। तो उस विद्यालय की कुछ भूमि का उन्होंने विक्रय कर दिया, बेच दिया। तो उस समय चूँकि मैं छोटा था और मुझे बहुत समझ नहीं थी, तो अखाड़े ने विरोध किया और अखाड़े ने इनके खिलाफ एक्शन लिया कि इन्होंने संस्थान की जमीन, चूँकि हमारे यहाँ मठों की परंपरा ये है कि हम मठ को संवर्धन कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, पर उसको बेच नहीं सकते। तो अखाड़े ने एक्शन लिया। मैं छोटा था उस समय, तो मैंने गुरुजी का साथ दिया। अखाड़े ने उस समय मुझे कहा था कि तुम्हें अखाड़े की ओर आना चाहिए, तो मुझे नहीं पता चल रहा था, तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने अखाड़ा दिखाया तो गुरुजी के साथ मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं उनके साथ गया। खैर उस पर विवाद बढ़ा और अखाड़े के साथ बात विवाद हुआ, फिर थोड़ा शांत हो गया, फिर चीज़ नॉर्मल हो गई। फिर 2006 में एक बार पुनः गुरुजी ने लगभग 2.5 बीघा ज़मीन बेची और वो ज़मीन बिकी, मुझे पता ही नहीं चला जबकि मैं वहीं था। और रजिस्ट्री करने के बाद, दाखिल खारिज करने के बाद लगभग 6 महीने बाद एहसास हुआ। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, ये कॉलोनी कैसे कटी मठ की ज़मीन से, क्या हुआ, ये क्या कारण रहा। तो मैं था और उसमें तत्कालिक हमारे पुजारी थे अध्या महाराज और सुरेश महाराज के नाम से 2 बड़े ज्येष्ठ पुजारी थे मंदिर के। तो उनके सामने ही वो रोने लग गए और कहा कि देखो मेरे पे बड़ा दबाव था, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी, मेरे से गलती हो गई, मैंने बेच दिया, मैं आगे इसको नहीं बेचूंगा, मेरा इसमें सहयोग करो। अखाड़े से फिर विवाद हुआ, अखाड़े ने फिर चीज़ें उठाई और फिर वो चीज़ें बड़े स्तर पे खड़ी हुई। तब भी हमने फिर गुरुजी का साथ दिया कि भाई ठीक है, इनसे गलती हुई है और
आगे नहीं करेंगे। और मुझे खुद पे विश्वास था कि मठ आगे भविष्य में हम इसे बहुत बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। मैं एकेडमिक व्यक्ति रहा हूँ, बचपन से पढ़ाई की है, शिक्षा से मेरा बहुत गहरा नाता रहा है। कलाम साहब ने बहुत प्यार दिया है और दुनिया भर के कई देशों में मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ गया हूँ। मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैंने जैसे जैसे स्टडी के बेस पे तैयार होता गया, जैसे जैसे प्लेटफॉर्म मिलती गई, उस ढंग से मैंने अपने आप को स्थापित किया है। मैंने हनुमान जी की सेवा की है, लेकिन हनुमान जी की सेवा में जब से था 2005 से लेकर के आज तक मैंने कभी हनुमान जी का 1 रुपया नहीं लिया है। और लेटे हुए हनुमान जी मंदिर की बात कर रहे हैं जी, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर का या मठ का, मैंने वहाँ के खेतों का भी संचालन किया है, खेतों की भी रूपरेखा सुधारी है, मठ की भी रूपरेखा सुधारी है और मंदिर की भी रूपरेखा सुधारी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप शहर में जाकर किसी से पूछ सकते हैं कि आनंद गिरी ने क्या किया है। मैं सारी व्यवस्था देखता था, स्वयं भगवान का श्रृंगार करता हूँ, स्वयं भगवान की आरती करता था। मुझे भगवान से बड़ा प्रेम है, तो चाहे वो मठ के भगवान शंकर हो, उनका श्रृंगार बहुत प्रसिद्ध है। आप किसी को पूछेंगे कि सावन में श्रृंगार किसका फेमस है तो आपको बताएंगे। और हनुमान जी के श्रृंगार और श्रृंगार आरती बहुत प्रसिद्ध है। प्रयागराज के लोग शाम के समय में हनुमान जी की श्रृंगार आरती देखने आते थे, वो आरती मैं स्वयं करता हूँ अपने हाथ से। तो बहुत अच्छा स्नेह प्रेम प्रयाग से मिला। लेकिन मैंने कभी हनुमान जी से जो दान पात्र खुलता है, उस दान पात्र का हमने कभी न हिसाब मांगा, न हमने लिया, न हमने कभी खोला। मंगलवार के दिन शाम को या फिर बुधवार को सुबह पेटी खुलती थी, वो पेटी खुल करके गुरुजी के पास चली जाती थी। गुरुजी उसको अपने शिष्य के साथ गिनवाते थे, वो अपने आप देखते हैं। हमने कभी पूछा भी नहीं कि क्या आया है, और हमने कभी जाना भी नहीं, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे आवश्यकता भी नहीं थी। मैं समझता था कि पैसे पास में आएंगे तो दिमाग उल्टा घुमाएंगे, अभी सेवा में है तो सेवा में ही रहे हैं हम, हमें आवश्यकता भी नहीं थी। जितनी ज़रूरत थी, रोटी मिलती थी, कपड़ा मिल जाता था, हमारा काम पर्याप्त हो जाता था। फिर मैं शुरू से ही योग में मेरा एजुकेशन रही, तो योग के क्लासेज है या छोटे मोटे यज्ञ कराता था, तो मुझे बहुत लोग बाहर से भी स्नेह करते थे, बोलते थे, बुलाते थे, तो इतनी दक्षिणा दे देते थे जिससे मेरा स्कूल का मेरी फीस वगैरह है या मेरे अपने छोटे खर्चे हैं वो आराम से पूरे हो जाते थे। यही रूटीन 2021 तक भी यही चला। मैंने कभी 1 रुपया मंदिर का नहीं लिया। जब 2006 की ज़मीन बिकी तब मैंने अपोज किया, और तब वहाँ पर इमोशनली चीज़ें ला करके मेरे सामने रखी गई कि ठीक है, अब आगे गलती नहीं होगी, हमसे गलती हो गई। फिर स्टाफ ने भी कहा कि जाने दीजिए, गुरुजी हैं, आगे देखा जाएगा। फिर मैं रुक गया। फिर 2007 या 8 के आसपास उन्होंने वहाँ पर तत्कालिक आईजी साहब थे, RN सिंह साहब, रेलवे के आईजी थे, उनके साथ मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई, और उन्होंने कुछ प्रपोजल गुरुजी को दिया कि कुछ ज़मीन अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको ऐसा वैसा कुछ कहानी बना के दिया उनको। मैं उसी टाइम पे मुझे पता चला, मैंने अपोज किया। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? अगर ट्रांसफर हुआ फिर वो कहानी जो है बताते हैं। वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो आईजी था, और उसको जब प्रपोजल हमने रिजेक्ट करवा दिया तो वो गुस्सा हो गया। वो बोला कि तुम कैसे मना कर सकते हो इसे? तो उन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, और उन्होंने हम लोगों को जेल में डालने की पूरी कोशिश की कि कोई भी आरोप लगा करके, गांजा फेंक करके, चरस फेंक करके या असला बारूद दिखा करके इनको जेल में डाल दिया जाए। उन्होंने खूब अपना आधिकारिक बल का प्रयोग करने की कोशिश की, पर भगवत कृपा से ऐसा हो नहीं पाया। अंत में उन गुस्सा होकर के वो धरने पे आके बैठ गए मंदिर पे। शनिवार का दिन था, क्योंकि मैं बचपन से ही छात्र नेता रहा था और बोलने में ठीक ठाक था, तो जनेश्वर मिश्रा उस समय तत्कालिक मंत्री हुआ करते थे, वो मुझे बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने शायद मुझे कहीं सुना था, तो सुनने पर उनका एक प्यार था। बाबूजी वो हमेशा कहते थे कि यार तुम छोड़ो, समाजवाद की राजनीति करो, राजनीति की ओर आओ। मुझे हमेशा राजनीति के ऑफर मिलते रहे, चाहे वो सिंगल साहब की ओर से हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी की ओर से हो। तमाम लोगों ने हमेशा मुझे बहुत स्नेह दिया कि आप पॉलिटिकल आइए, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया राजनीति, क्योंकि मैं महात्मा बन गया तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट उस समय जनेश्वर मिश्रा जी ने बड़ा सहयोग किया, और जब धरने पे आईजी बैठे थे तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के पास वो हमारी बात पहुंचाई, और रमाबाई गेस्ट हाउस लखनऊ का गवाह है उसका, बेनी प्रसाद वर्मा जी, जनेश्वर मिश्रा जी, माननीय मुलायम सिंह जी, और तमाम आला ओम प्रकाश जी, तमाम मंत्रियों के साथ में लाइचने की ऐसे ही कमरा था, मीटिंग थी, उसमें जाकर के मैंने अपनी गुहार लगाई। मैंने कहा नेताजी बचाइए, मंदिर में जाएगा, हम लोगों पे आँच आ रही है, हनुमान जी का मंदिर है। नेताजी मंदिर को, हनुमान जी को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चिंता नहीं करो। फिर जिस दिन धरने बैठे तो नेताजी ने एक्शन लिया और उनको सस्पेंड किया। AK भल्ला साहब ADJ से थे, जिन्होंने इसकी जाँच की। हमारा बयान लखनऊ में दर्ज हुआ, और उस समय भी हमने बयान में ये कहा था कि अगर RN सिंह साहब अगर वापस प्रयागराज जोन में कभी आते हैं, इलाहाबाद जोन में आते हैं, तो निस्संदेह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि अपनी नौकरी के काल उस समय इलाहाबाद जोन में इनका प्रयोग ना रहे, और वो बहुत अच्छे से हुआ। RN सिंह साहब वहाँ से गए, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। 2011 के आसपास गुरुजी की मित्रता
और वहाँ के चूँकि गुरुजी हमारे रहने वाले इलाहाबाद के ही हैं, उनका गांव छतौना पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। तो उनके जो बाल्यकाल की कुछ चीज़ें थी वो थोड़ी सी होता ही है कि बचपन के दोस्त होते हैं या बचपन के कुछ आइडियल होते हैं तो उनको लोग मानते हैं। तो एक महेश नारायण सिंह साहब पॉलिटिकली वो थे और समाजवादी पार्टी के नेता थे, तो उनके साथ दोस्ती हुई। उन्होंने कुछ ज़मीनों का सौदा करवा दिया, लगभग 6-7 बीघा ज़मीन का सौदा उन्होंने करवा दिया और इस बात का हमें एहसास ही नहीं हुआ। 2011 में सौदा हुआ, 2011 के अंत में मुझे इस बात का एहसास हुआ और एक दिन जब रजिस्ट्री करके आए थे तो मंदिर की गद्दी बैठे बैठे गुरुजी गिर गए नीचे। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या हुआ। हम भाग करके उठा करके लेके इनको प्रीति नर्सिंग होम लेके गए, AK गुप्ता साहब डॉक्टर थे वहाँ के, उनके पास, और वहाँ ट्रीटमेंट कराया। तो होश आने पर उन्होंने बताया कि मुझसे एक भारी गलती हो गई है, मैंने एक ज़मीन जो है उसका सौदा कर दिया। इतना गुरुजी मतलब जमीन के सौदा करने के बाद बार बार वो कहते थे कि भारी गलती हो गई है। भारी गलती हो गई, ये 4-5 बार हो चुका है अब तक। तो 4-5 बार हो चुका था। ये 2011 के एंड की लास्ट गलती थी और इसमें फिर हमने बड़ा भारी एक रुख अख्तियार किया कि मैंने कहा अभी ये नहीं हो सकता, ज़मीन हम नहीं देंगे किसी सूरत में। लेकिन हमारे हाथ में चीज़ें तब निकल गई कि ज़मीन बिक गई है, रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज भी हो गई है। खाली कब्जा हमारे पास था बट सब कुछ हो गया है। फिर SPCT की यहाँ मीटिंगें हुई, तमाम प्रकार से चीज़ें हुई। महेश नारायण सिंह चुनाव, उसमें चुनाव चला, 2011-12 का चुनाव था शायद विधानसभा का। वो विधायक बना और विधायक बनते ही उसी दिन, चुनाव के परिणाम के दिन ही उसने 50 राइफलों के साथ मठ पे चढ़ाई की। मैं मंदिर पे था, मैंने आकर के पूरी ताकत के साथ लड़ाई की उसके साथ। मैंने कहा तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने हनुमान जी के लड्डू खाए, हनुमान जी के दर्शन किए हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसने कहा कि छोटे महाराज आपको कुछ नहीं पता है, पीछे चीज़ें बहुत कुछ बदली है, बहुत कुछ हुआ है, इन्होंने बहुत पैसा लिया है। तो उनके साथ में एक सिपाही अजय सिंह है, तो उसने भी उसमें कुछ हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित की थी। वो बहुत भारी समय था मेरे लिए और मुझे ऐसा लगा था कि क्यों साधु बन गए हम ना, ये सब चीज़ें करनी थी तो महात्मा ना बनते। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजी इसमें इस गद्दी के 16वें महंत हैं। 16वें महंत, आप समझ सकते हैं कि आदमी को अपने परदादा 4-5 पीढ़ी के बाद याद नहीं रहता है। हमारी वो गद्दी बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली गद्दी है, बाघम्बरी गद्दी का नाम है। और करीब 500 किलोमीटर के दायरे में उस गद्दी के शिष्य हैं और लोग बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं उस पीठ को। हमारा एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय है, बहुत बड़ी गौशाला है, जिसके कारण वो मठ जाना जाता है। फिर अखाड़े से विवाद हुआ, फिर तमाम प्रकार की वही बातें हुई, फिर चीज़ें खड़ी हुई और अंत में फैसला ये हुआ कि ये ज़मीन चूँकि लिखी जा चुकी है, रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज हो गई है, तो आधिकारिक रूप से हम इसका कुछ कर नहीं सकते। और पैसा जो था वो कहाँ गया किसी को पता नहीं है, तो कुछ हाथ में था नहीं। हमने बेमन से ही सही वो हिस्सा काट कर गद्दी का देना पड़ा। और हमने तब गुरुजी का कि मैंने कहा अब मैं आपके पास नहीं रहूँगा, आप अपने हिसाब चलिए, मुझे अपने ढंग से कहीं चलने दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं अपने माँ बाप को छोड़ करके सन्यासी बना हूँ, तो वो भी मुझे गालियाँ देंगे कि तुम सन्यासी बन के क्या कर रहे हो, इससे अच्छा तो गृहस्थी बनते, व्यापार करते, परिवार पालते, तुम ये सब बनने की क्या आवश्यकता थी। तो उस समय अलग होने की बहुत कोशिश की। फिर मैंने अपने आप को वहाँ से मोल्ड किया और मैं देश से बाहर अपने कार्यक्रम योग पर फोकस करना शुरू कर दिया, कथाएं इत्यादि करना, इस तरह में निकल गया, बाहर ज़्यादा रहने लगा। 2017 में फिर उन्होंने एक हमारी गौशाला, अब छोटा सा मठ है, अब इस मठ की स्थिति बहुत छोटी हो गई, छोटा सा एक विद्यालय है, उसके पास में एक छोटा सा गौशाला है और मठ की बिल्डिंग है। और मठ की बिल्डिंग के ठीक पीछे गायों के लिए, जो गायें होती उनके लिए घास की जगह, थोड़ी बहुत सब्जी भाड़ी लगती, वो जगह है। तो इस मठ का जो मुख्य गौशाला का हिस्सा वो रोड से लगा हुआ है, वो लगभग 1.5-2 बीघे का हिस्सा होगा। तो इन्होंने वो मुझे विश्वास में लेने के लिए कि ठीक है तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आगे भविष्य में नहीं बेचूंगा। मैंने कहा आप हमेशा यही वादा करते आए थे और आगे फिर भी आप यही करेंगे। तो उन्होंने उस समय उस ज़मीन को उन्होंने मेरे नाम पे लीज एग्रीमेंट कर दिया कि पेट्रोल पंप वाला विवाद था जी, 30 साल का लीज एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है मैं 30 साल का लीज एग्रीमेंट तुम्हारे साथ नाम कर देता हूँ, जिससे ये कि तुम भी नहीं बेच पाओगे और मैं भी नहीं बेच पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा है, मुझे तो बेचना ही नहीं था, मैंने आज तक बेचा ही नहीं, मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी, मेरी आवश्यकताएं बहुत छोटी थी, मैंने कभी अपने आप को उस ढंग से लिया ही नहीं कि मुझे बहुत कुछ चाहिए। बिना कुछ मांगे ही परमात्मा ने इतना कुछ दिया है। विद्या का इतना प्रताप है कि इस विद्या ने मुझे लंदन, अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों की यात्राएं कराई है और बड़े बड़े कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है। तो मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी पैसे, मेरी महत्वाकांक्षा इतनी थी नहीं, कभी बड़ा बनने की कोई चाह नहीं मेरे मन में, आज भी मेरे मन में कोई बड़ा बनने की चाह नहीं है। 2018 में इन्होंने उस ज़मीन का जब मेरे नाम लीज किया, उसके पश्चात चीज़ें ठीक हो गई। 2019 में मेरे साथ एक बड़ा घटनाक्रम घटा ऑस्ट्रेलिया में। मैंने एक वहाँ स्कूल बनाया था,
कल्चरल स्कूल बच्चों के लिए डेज के नाम से एक संस्था फाउंड की मेरे शिष्यों के नाम से, वहाँ पर एक संस्था बनाई। बनाया था आपने स्कूल? ये मैंने बनाया 2016 में वहाँ पे। 2016 में तैयारी हुई। कैनबरा में नहीं, सिडनी में। सिडनी में। और 2018 में इसको प्रारूप दिया था। 2018 में हमने इसको एक बहुत अच्छे स्तर पे, मैं हर साल जाता हूँ, तो 2018 में हमने स्कूल की पूरी फाउंडिंग करके सिस्टम बना दिया था। वहाँ पर कुछ ऐसे चक्रव्यूह रचे गए जो यहाँ से भी षड्यंत्र थे और वहाँ से भी थे। और उस षड्यंत्र में मुझे ये सोचना लोगों ने आरंभ किया कि इसे सिडनी ना आने दिया जाए, ब्लॉक करने का क्या तरीका है। तो सिंपल सा वे है कि असोल्टिंग का कोई चार्ज लगा दो जिससे इनका वीज़ा ब्लॉक हो जाए। सेक्सुअल असॉल्ट का? सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, इंडिसेंट असॉल्ट। इंडिसेंट असॉल्ट, हाँ, जैसे जादू टोना या अनप्रॉपर वे उसको कह सकते हैं, ठीक है ना, इंडिसेंट। उसका चार्ज लगा? हाँ, वो चार्ज मुझ पे लगाया गया और वो बहुत मिनिमम छोटा सा चार्ज होता है। बट चूंकि साधु और साधु के साथ में महिला के साथ जोड़ते, तो इंडियन मीडिया में एक अलग सा, इंडियन मीडिया ने, खैर बड़े प्लेटफॉर्म ने किसी ने भी इसको तवज्जो नहीं दी। खाली इंडियन एक्सप्रेस ने, जागरण ने, कई सारे अखबारों ने चलाया, SBS टाइम्स है, वहाँ की रिपोर्ट भी है। मैं बताता हूँ, SBS के साथ मेरा इंटरव्यू है बकायदा। SBS के साथ मैंने इंटरव्यू किया है। वहाँ उन्होंने सर इंडिसेंट असॉल्ट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट लिखा। मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर, मेरे पास में आज भी इंटरव्यू है उनके, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उनके पास ऐसा कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, कहीं पे भी कुछ चीज़ ऐसी नहीं थी। इंडिसेंट असॉल्ट, सॉरी आप इंटरप्ट करने के लिए, मैं बस अपनी बात कह दूं, फिर आप शायद क्लियरिफाई करें। मैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला दे रहा हूँ। 2016 में बताया था कि 2016 में असॉल्ट था, 2018 में असॉल्ट था, 19 में आपका अरेस्ट हुआ था। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में, मैं उसको सही नहीं मान सकता हूँ ना। आप अपने आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। अगर आप कोई चीज़ बिना सोचे समझे किसी और के कहने पे तय कर लेंगे, तो फिर आपकी विश्वसनीयता बड़ा भारी प्रश्न उठ जाएगा, है ना। मेरा ये कहना है कि जो एथेंटिक प्रमाणिक पेपर है जिसके साथ मैंने इंटरव्यू किया है, वो एविडेंस मेरे पास में है, और कोर्ट से जो हुआ वो एविडेंस है। चार्ज लगे वो एक्विट हो गए। एक्विट हुए ना। और विदेशों में एक्विट होना इतना ईजी नहीं होता है। अगर आप कहीं पर भी गलत हो ना, तो आप बच ही नहीं सकते। कोई कारण ही नहीं बचा जा सकता है, कोई कारण नहीं हो सकता। इंडिया का कानून और वहाँ का कानून सेम है, लेकिन वहाँ पालन कराने की क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ पर कोई, और मैं विदेश में था तो वहाँ मेरा कोई प्रभाव ही नहीं था ऐसा कि बड़ा प्रभाव हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो वो समय मुझे रोका गया, मुझे बताया गया कि आपके ऊपर कुछ चार्जेज है। उस चार्जेज को क्लेरिफाई किया, फिर उस चार्जेज पे पुलिस ने आगे फर्दर एक्शन लिया और मुझे वहाँ पर स्टॉप कर दिया कि 3 महीने आप यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप कस्टडी में थे या बंद? कस्टडी में नहीं था मैं अपने घर पे था। मेरा पासपोर्ट ले लिया था उन्होंने। हाउस अरेस्ट में थे? हाउस अरेस्ट भी नहीं कह सकते, मैं घूम सकता, कहीं भी जा सकता था, आ सकता था, कोई जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ऐसी इशू नहीं थी। बस मुझे देश नहीं छोड़ना जब तक वो केस क्लियर ना हो जाए तब तक। तो पुलिस ने उस केस को रजिस्टर्ड किया। उसके बाद वो कोर्ट में गया। कोर्ट में हमारे वकील ने जो दलीलें दी, उसके आधार पर सबूत वो नहीं पेश कर पाए या वो चीज़ें नहीं बना पाए। फिर उन्होंने माफीनामा ला करके दिया। पुलिस ने खुद सॉरी बोला। पुलिस ने खुद सॉरी बोल करके इस केस को विड्रॉ किया है, और कोर्ट ने उसको 2nd डेट पे ही खारिज कर दिया कि पुलिस की गलती है। तो जो पुलिस वाले जो अधिकारी थे, उनको भी इसमें पनिशमेंट दिया गया कि आपकी बेवकूफ़ी की वजह से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो सकती है, आपने गलत काम किया है। जो लोग इन्वॉल्व थे उनके साथ में भी वो चीज़ें उस ढंग से हुई है। वो केस वहाँ ख़त्म हो गया। उस केस को ख़त्म होने के बाद मैं वापस इंडिया आया। इंडिया में प्रयागराज में जनता चूँकि मुझे जानती है, तो वहाँ जनता ने अच्छा वेलकम भी किया। दोबारा से चीज़ें क्लियर हुई, सब कुछ नॉर्मल चला, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं हर कुंभ में लीड रहा हूँ। हर कुंभ में मैंने लीडिंग दी है, चाहे 19 का कुंभ हो। उस कुंभ में 74 कंट्री के एम्बेसडर्स थे, उनको मैंने लीड किया है। 196। सर यहाँ पूछना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली घटना थी, उसके बारे में ये कहा था कि नरेंद्र गिरी ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। फिर आपके वहाँ पे बरी होने के बाद उन्होंने यहाँ पे ऐलान किया था कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ये बात मतलब एक आदमी नहीं, इलाहाबाद से बात से करीब 10 लोगों ने मुझसे बातचीत में बताया। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपकी क्या एजुकेशन है? मेरी सर, मैं तो PhD ड्रॉप आउट करके पत्रकारिता कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है आप, और आप जैसा व्यक्ति अगर ये सोचता है तो अपने आप में बड़ी छोटी बात होगी। मैं तो आपसे सर सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को डराया गया, बताया गया कि फंस गया है, अब पुलिस पैसा नहीं देंगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, या पैसे लगेंगे। ऐसे करके पैसे उठाए जरूर गए थे। किसके उठाए गए थे यहाँ से? किसके माध्यम से उठाए, किसने उठाए, ये क्लियर नहीं है, बट पैसे उठाए गए। मेरे पास लोग आए थे, ये पैसे उठे थे खाली खाने के लिए, बीच में खाने के लिए पैसे उठे थे।
और मैं जब वापस आया और मुझे पता लगा तो मैं सच मानी, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि जिस देश में 1 रुपया, वहाँ पर इतने लोग मेरे पास में हैं, इतनी चीज़ें वहाँ पे थी, और जिस वकील मैंने आपके चैनल के हेड को मैंने उस वकील का पूरा बायोग्राफी भेजी है, आप पूछिए उससे, ही नेवर क्लेम द सिंगल $, 1 रुपया नहीं लिया उस बंदे ने, और इतने अच्छे से केस को लड़ा, क्योंकि केस एकदम क्लियर था, उसमें कोई लाग लपेट नहीं थी। आप ही कहने थे बीच के कुछ लोग थे, इनका पता नहीं कौन थे वो लोग, लेकिन उन्होंने पैसा उठाया है। पैसा उठाया था उन लोगों ने, लेकिन जो सच था वो सामने आया और चीज़ें क्लियर हो गई, हम साफ होके यहाँ आ गए। बाद में पता चला कि पैसा उठाया गया, लिया गया, दिया गया, कई लोगों ने बोला, हमने पूछा भी, लेकिन उसका कोई स्पष्टीकरण उत्तर नहीं मिला। फिर ये मटकी जो ज़मीन मेरे नाम थी, इस ज़मीन को बेचने के लिए मुझ पे दबाव आने लगा कि तुम लीज कैंसिल करो, लीज कैंसिल करो। तो मैंने पूछा लीज कैंसिल करने की आवश्यकता क्या है? नरेंद्र जी ने सीधे सीधे बोला आपसे? गुरु जी के द्वारा ये बात हुई कि लीज कैंसिल की। सीधे नहीं बोला था? पहले सीधे नहीं बोला, फिर 2020 के नवंबर में उन्होंने सीधे बोला कि लीज कैंसिल करो। तो मैंने पूछा कि लीज कैंसिल करने की आवश्यकता क्या है? बोला नहीं, पहले हमने सोचा था कि इस पंप लगाएंगे, लेकिन पंप नहीं लगाना है। मैंने कहा कुछ भी लगाओ ना लगाओ, लेकिन लीज कैंसिल करने की आवश्यकता महसूस कहाँ पे हो रही, मुझे इस पे क्लियरिफिकेशन चाहिए। तो मुझे पता चला कि उस ज़मीन को बेच करके उस ज़मीन के नाम पे टोकन किसी से ले लिया गया। मुझे इस बात का एहसास हुआ, इसलिए मैंने कहा मैं लीज कैंसिल नहीं करूँगा, और मैं हरिद्वार आया। क्योंकि हर बार अखाड़ा लड़ता था, हर बार अखाड़ा पीछे खड़ा होता था। मैं इस बार अखाड़े के पास गया, अखाड़े के पंचों के पास गया, अखाड़े के मुख्य महंतों और मुख्य जो लोग हैं उनके पास गया। मैंने कहा कि देखो, इस ज़मीन पर गौशाला है और इसी ज़मीन पे अखाड़े की छावनी लगती। जब भी कुंभ होता है तो अखाड़ा पहले वहीं बेस कैंप बनाता है, उसी को हम छावनी बोलते हैं। उस बेस कैंप से तैयार होकर के हम मेले में प्रवेश करते हैं, जिसको हम पेशवाई बोलते हैं। कल वो ज़मीन बिक जाएगी तो हम कहाँ बेस कैंप बनाएंगे? आने वाले साधु मुझे कोसेंगे कि तुम वहाँ थे, तुमने ज़मीन नहीं बचाई। अब छोटी ज़मीन बची है, इतना कुछ चला गया, इसको आप बचा लीजिए। इस ज़मीन को मैं लीज कैंसिल करके आपके नाम कर दूँ, अखाड़े के नाम कर देता हूँ, या 5 लोगों की कमेटी बना के उसका नाम करा दीजिए। इसको छोड़िए मत कि बिक ना जाए। तो अखाड़े ने विश्वास दिलाया था कि आप चिंता मत करो, आपने सही आवाज़ उठाई, आप अपने स्टैंड पे क्लियर रहो, हम आपके साथ हैं। और हम गुरुजी से यहाँ पर आने पर कुंभ के बाद या कुंभ के बीच में जैसे टाइम मिलेगा बात करेंगे। कुंभ के बीच में भी कई बार मैंने कहा, तो कुंभ के बीच में भी उन्होंने कहा कि कुंभ चल रहा है, कुंभ खत्म होगा तो हम इस पर आपसे बात करेंगे। और कुंभ खत्म हो गया, गुरुजी कोविड पे पॉजिटिव हो गए थे, कोविड फिर नेगेटिव हुए, फिर वापस वहाँ चले गए, चीज़ें नॉर्मल थी। इन्होंने कहा कि वापस आएंगे तो हम बात करेंगे। और सडनली मुझे 11 तारीख को एहसास हुआ कि कुछ मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कुछ चीज़ें मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा ऐसा कुछ करोगे तो फिर मैं आपकी सारी चीज़ें जो है वो सब खोलूँगा, क्योंकि कितने लोग, कितनी प्रॉपर्टी अखाड़े की बेची जा रही है, कितना कुछ हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा वो सब चीज़ें। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, कुछ बोलो मत, और हम जल्दी ही तुम्हारे पक्ष में कोई मीटिंग करेंगे और उसमें तुम्हें बुलाएंगे, तुम अपनी बात रखना। मैंने कहा ठीक है। 12 तारीख 13 तारीख को मेरा ये मैंने एक आश्रम यहाँ बनाया। चूँकि ये सब चीज़ें इतनी बदल गई थी तो मुझे लगा कि मुझे बालक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं अच्छा लग रहा है कि हम साथ बैठ कर लड़ें और साथ बैठ कर रहें। चूँकि कहाँ आपने आश्रम बनाया? हरिद्वार में गंगा किनारे। मैंने अपने शिष्यों से कहा, अपने लोगों से कहा, तो सबने मदद की, सहायता की। लगभग 25-1 लाख की मैंने ज़मीन यहाँ खरीदी। ज़मीन खरीद करके मैंने आश्रम यहाँ खड़ा करना शुरू कर दिया। आश्रम बनना शुरू भी हो गया, सब कुछ हो गया। उस बीच के दौरान में जो उसकी सरकारी फॉर्मेलिटी थी वो भी हम पूरी करते रहे, धीरे धीरे काम करते रहे। और 13 मई को अचानक अधिकारी आते हैं और उसी दिन का नोटिस देते हैं कि आज के दिन आपको नोटिस दिया जाता है कि आज ही के दिन आपकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है। जबकि ऐसा कभी होता नहीं कि सिंगल डे का नोटिस देके अरे 2 दिन का टाइम दो, जवाब मांगो, कारण बताओ, है ना। उन्होंने कहा नहीं, पहले हमने बहुत नोटिस दे चुके हैं, अब हम इसको हम सीज करेंगे। सीज कर दिया। मैं उसको समझता, उतने में 14 तारीख को धड़ाम से दूसरा नोटिस आ गया कि तुम्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। मैंने अखाड़े से पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया आपने? बोला बेटा ये तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें वापस कर लेंगे, तुम बस शांत रहो। तो मैंने कहा मैं मीडिया में क्या स्टेटमेंट दूँ, मैं मीडिया को क्या बोलूँ? तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। मैंने बात की उन लोगों से, तो मैं चूँकि मुझे पता था कि चीज़ें हो रही तो रिकॉर्डिंग होना अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि तुम शांत रहो और कोई बयान मत दो, कोई खिलाफ मत जाओ, तो ऑटोमेटिक चीज़ें तुम्हारे पक्ष में जाएगी। तो मैंने मीडिया को ये कहा कि मैंने कहा गुरुजी हैं, जो भी उन्होंने फैसला लिया कुछ सोच समझ के लिया होगा, संस्था है इतनी बड़ी, सोच समझ के लिया होगा, मैं समझूंगा कारण, तो फिर आपके बीच में रखूँगा।
निष्कासन हो गया। मुझे निष्कासन से भी दिक्कत नहीं थी, उन्होंने निकाल दिया, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे दिक्कत इस बात से हुई कि जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि हनुमान जी का पैसा मैं अपने घर ले गया हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मैंने 30 साल का जीवन, संन्यास जीवन में आपको दे दिया। मैं अपने घर कभी नहीं गया, मैं अपने माता पिता से नहीं मिला, मैं अपने कहते हैं उज्जैन में अपने घर वालों को बुलाया था भैया। उस चीज़ के कारण बताता हूँ। और बिना मिले बिना गए कोई आदमी ये कह दे कि उनको पैसा लगा, तो जब वो न्यूज़ देखेंगे तो कितना बड़ा धक्का उनको लगेगा। और मैं चुप रहता हूँ तो सीधी बात एडमिट हो जाएगा वो, तो इसका मतलब तुमने दिया तभी तुम चुप हो। फिर मैंने खुल करके बोलना शुरू किया। चूँकि मैं सन्यासी हूँ, चूँकि एक फेमस योग गुरु हूँ, धर्म गुरु हूँ, तो दुनिया मुझे जानती है। जहाँ मेरा जन्म है लोग बोलते तो है नहीं। तो कुंभ में हर एक व्यक्ति, आप कुंभ में जाते हैं तो क्या कुंभ में जाने का अधिकार किसी को नहीं है क्या? अगर माँ बाप आकर के प्रणाम करके जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? उनका ये आरोप था कि आपने राजसी ठाट बाट के साथ एकदम उनको ठहरवाया था, अपने भैया भाभी को, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। देखिए, राजसी ठाट बाट तो मेरा अपना नहीं है, मैं उनको कैसे ठहराऊंगा? मैं कोई करोड़पति व्यक्ति हूं, या मैं कोई मिलियनर हूं, या वो मुझे कोई पैसा देते हैं, या कोई मेरी तनख्वाह आ रही है। कुंभ में ऐसा होता है कि लोग मिलना चाहते हैं, लोग मिलते हैं। राजसी ठाट बाट क्या होता है, और किस ठाट बाट से किसको कोई रुका सकता है, और क्यों रुकाएगा? और रुकाया तो प्रूफ दीजिए, प्रमाण दीजिए उसका। कोई प्रमाण भी तो होगा ना, रुकाया होगा तो। जब मेरे परिवार पे बात आई तब फिर मैंने परिवार की बात, मैंने कहा परिवार की बात है तो आप लीजिए। फिर मैंने उनके पूरे परिवार की हिस्ट्री आउट की है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ें दी है, उसका ये प्रमाण है, ये उनके एविडेंस है, ये उनके पेपर है, ये उनकी चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये चीज़ें खरीदी गई, इस टाइम पे खरीदी गई, ये सिस्टम बना के दिया। मैंने अगर किया हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आप निकालिए। अगर निकलती है तो जो सजा है मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैंने समाज के बीच में भी बात कही थी कि अगर मैं गलत हूँ, मैंने आज तक कभी कोई क्राइम की और अपना जीवन नहीं बताया है। पूरे वर्ल्ड में मेरे खिलाफ कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। मैंने हिंदुस्तान क्या, दुनिया भर के किसी भी कोने में कोई अपराध का पहला शब्द भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरा जीवन वैसा था ही नहीं। मैं एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था और मैं सन्यासी बना हूँ, साधु हूँ। मैंने हिमालय की यात्राएं की है, संतों का सानिध्य लिया है, शास्त्र पढ़े हैं। तो और अपराध का मेरा कोई प्रारूप ही नहीं था ना ऐसा, मुझे ऐसे करने का। मुझे कोई बहुत बड़ा बाबा बनना है ऐसा भी कोई शौक नहीं था मेरा, या मुझे कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बहुत पैसे वाला बनना है ऐसा भी कोई शौक नहीं है। मुझे आप शुरू से देख सकते हैं, मेरा जीवन खुली किताब है। मेरे जीवन में कुछ भी चीज़ छिपी हुई है ही नहीं। मैं तो खुद अपनी चीज़ें फेसबुक पे हमेशा अपडेट करता हूँ। मेरे साथ ये भी विवाद जुड़ा कि आप शराब पीते हैं, एप्पल जूस को भी शराब बना के लोगों ने पेश किया। तो दुनिया तो कुछ भी बोल सकती ना। इस देश में 70% हिंदू नहीं है। अब जो हिंदू नहीं है उनसे मैं क्या अपेक्षा करूंगा? मेरी तारीफ करेंगे? क्यों तारीफ करेंगे? वो 70% हिंदू नहीं है? जी हाँ, हिंदुस्तान के अंदर में 70% लोग हिंदू नहीं है। कौन है सर वो लोग एथियस्ट हैं, या तो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने वाले हैं। आप जाके देखिए। आप इसका मतलब तो नास्तिक हो गया सर, वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है वो तो। हाँ बिल्कुल। आप कन्हैया कुमार को क्या मानते हैं? आस्तिक है? उसकी चॉइस है। मेरे लिए तो मुद्दा ही नहीं कि किसी की धार्मिक आस्था क्या है। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द व्हाट हैव मुद्दा इन योर सेल्फ एंड नॉट। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर में 70% लोग हिंदू धर्म के साथ में द्वेष रखते हैं, और वो हम फेस करते हैं। चूंकि हम धर्मगुरु हैं तो हम फेस करते हैं। इतनी गालियां पड़ती फेसबुक पे कि आप सुनेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी रात को। बेवजह गालियां पड़ती है, और ऐसी साइट्स बनी हुई है नास्तिक करके। आप फेसबुक पे जाएंगे तो नास्तिक पोस्ट देखिए, हिंदू देवी देवताओं को कैसे भद्दे कमेंट करते हैं, कितनी गालियां देते हैं, हिंदू मंदिरों को कैसे टारगेट करते हैं। सर वो मतलब मैं आपकी फाइंडिंग्स हैं और लोगों का सोचना है जो जी आपराधिक है। जो मेरा कहना है, आप मीडिया के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आप कैसे भाग सकते हैं इसे? अगर नहीं आनंद जी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, मैं किसी को गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बोलिए। अगर नास्तिक वेबसाइट नहीं है, लोग गालियां नहीं देते, तो आप मुझे बोलिए, करेक्ट करिए ना मुझे कि यू आर रॉन्ग। If I am wrong, I will admit it myself. अरे आनंद जी बोल तो लूं मैं अपनी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरी दृष्टि से जब तक कोई कृत्य आपराधिक नहीं है तो भला अगला नास्तिक हो या आस्तिक हो, ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बढ़िया। आपराधिक अगर कृत्य नहीं है तो बताता हूं आपको। अपराध क्या है? अल्लाह को गाली देना अपराध है, राम जी को गाली देना अपराध नहीं है। नहीं, किसी की धार्मिक आस्थाओं को चोट, किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को चोट बनाना कानूनन अपराध है। आपने कभी इस पे आवाज उठाई है? अरे सर आपको कितने अपराध होते हैं से? सर आप लल्लन कृष्ण को गाली देते हुए, सर आप लल्लन टॉप की प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए सर, हम लोगों ने खबरें की हैं सर इसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, भगवान को गाली देते हुए लोगों के आपको मैं दिखाऊं?
सर एकदम सर मतलब भगवान को गाली देते हुए फोटो है, किसी को किसी भी धर्म को गाली देते हुए फोटो है, मेरा तो आपराधिक कृत्य है सर वो, आप धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने की धाराएं हैं सर। मेरा वही कहना है कि चूंकि हम धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और ऐसे हमले होते रहते हैं तो उनको हमें फेस करने की आदत है। और आपको कहना है कि इसी सब वजह से एप्पल जूस और शराब वाला कंफ्यूजन हुआ था टाइप का। कंफ्यूजन लोगों ने किया और उसी पे लोगों ने एसोल्टिंग को भी रेप का चार्ज बना दिया और छोटे छोटे साइड उठा करके उसको अलग ढंग से उठा करके कैसे कैसे प्रस्तुत किया। लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते और एक बड़े प्लेटफॉर्म होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही चीज़ों को तथ्य क्यों ले जाए। आखिरी सवाल, अब खबर चल कि आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी से माफी मांग ली है, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। उन्होंने माफ किया है आपको? जी हाँ, बिल्कुल सच है। देखिए क्या हो ना, मेरा झगड़ा किस चीज़ से था, संपत्ति ना बेची जाए। आपने क्या माफी मांगी? आपने माफी मांगी है कि सर आपने कृत्यों के लिए मैं माफी मांगता हूँ? मैंने, देखिए आप सुनेंगे उसको, तो मैंने माफी इस बात में मांगी कि ठीक है, भावावेश में या फिर अज्ञानता में मैंने कोई ऐसा शब्द कहा जिससे आपका अपमान हुआ तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आरोप बरकरार हैं आपके। आरोप जो है वो सामने है, आप उसकी जांच करिए, देखिए, समझिए विषय को ना। आप देखिए, धरती पे देखिए, धरती पे क्या चीजें हैं, मैंने क्या चीजें दी है, क्या प्रूफ दिया है, समझिए उसको ना। मैं गुरु का सम्मान हमेशा करता था, हमेशा करता और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन फिर मैं अपने उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने धर्म को बेचने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में, ये भी मेरा दायित्व है, ठीक है ना। अच्छा, इस आरोप में कितनी सच्चाई है, कि इस बात में, इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, आप ही बताइए, क्योंकि गेंद आपके पाले में है भी। बिल्कुल, कि नरेंद्र गिरी को इस बात से खुन्नस थी कि आप अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर रहे थे उनके पैरेलल। कुंभ के समय आप अर्धकुंभ इलाहाबाद में आप मीटिंग्स कर रहे थे नेताओं, संत समाज के साथ, उन्हें उनकी जानकारी के, इस तरह की कई सारी खबरें, कई सारे इनसाइट सामने आते हैं। देखिए ये तो इसको बोलते हैं गॉसिप, ये आपने एज्यूम किया हुआ है। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, इसलिए मैं बोला गेंद आपके पाले में, जवाब सर आपको देना है, क्लेरिफिकेशन आपको देना है बस। मैं बिल्कुल दूंगा। हम लोगों में ऐसा कोई मीटिंग या कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे कहा जाए कि मैं कोई एम्पायर खड़ा कर रहा हूँ या नाम बना रहा हूँ। मेरा नाम इंडिविजुअल है। मैंने 2008 में एक संस्था बनाई थी, गंगा सेना, ठीक है ना। उसमें लगभग 4000 से अधिक युवा जुड़े हुए हैं। हम गंगा जी की सफाई के लिए काम हम करते हैं, और वो काम, और यूथ पे, चूंकि मेरा सब्जेक्ट ही यूथ पे रहा है, मैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ही बोलता हूँ। IIT IIM जैसी संस्थाओं में बोलने का मौका मिला है, दुनिया भर की बड़ी संस्थानों में जाकर के बोलने का मौका मिलता। तो यूथ के साथ मेरा कनेक्शन आज से नहीं, समय शुरू से है। कलाम साहब से संबंध था, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो राजनेता है मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध मुरली मनोहर जोशी जी से था, मेरा बहुत अच्छा संबंध अशोक सिंघल साहब से था, भगत सिंह कोश्यारी जी से था, केशव प्रसाद मौर्य से है, योगी जी से है। तो ये संबंध तो किसी ने बनाए नहीं ना। आप काम करोगे, दुनिया अपने आप मानेगी। आप ललन टॉप के एक पत्रकार हैं, आपको दुनिया अगर पूछती है और आपके फोटो खिंचवाती है तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। आप ये थोड़ी कह सकते हैं आप ललन टॉप के साथ एक पैरेलल अपना एम्पायर खड़ा कर रहे हैं, आप इसको एम्पायर कहेंगे क्या? आपका काम है, जब आप काम करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कोई किसी के खिलाफ कोई वो नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं थे, हम अपना काम कर रहे थे, और अपने काम का अगर एप्रिसिएशन मिलता है तो इट्स नॉट रॉन्ग, ये कोई गलत बात नहीं है। इसमें मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे कहा ये बताया जाए, मैं कहाँ गलत हूँ इसमें। मैं हमेशा गुरु जी के पास चरणों में बैठता था, चरणों में बैठता हूँ और चरणों में बैठता रहूँगा, कभी उनके ऊपर नहीं बैठा। कोई मीटिंग ऐसी नहीं होगी जिस मीटिंग में वो बैठे और मैं उनके साथ कुर्सी बैठा हूँ। कोई ऐसा मंच नहीं रहा होगा जब उनका मैंने सम्मान न किया हो या खुले मन से ना कहा होगा कि इनकी वजह से मैं बना हूँ। कोई ऐसा मेरा वक्तव्य नहीं होगा जिस वक्तव्य में मैंने कभी नहीं कहा होगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने गुरु की कृपा से हूँ। ये मेरे खुले मंच के बयान हैं। फिर इसमें कहाँ आ गया कि मैं उनसे बड़ा बनना चाहता हूँ, या इसमें कहाँ आ गया कि मैं उनके पैरेलल कोई चीज खड़ी कर रहा हूँ। अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। एक बात ये भी उठती है सर आपके ऊपर कि कुंभ के समय एक कैटर का सारा सामान वामान आपने बहुत दिन तो कैटर को भागना वगना पड़ा था, ऐसा कुछ भी कहा जाता है। ये सब फेक है, ये फेक न्यूज है। हम जब कैंप लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ में हमारा सिस्टम होता है। जब कोई कैटर काम करेगा उसका हिसाब होगा, हिसाब देगा, पैसा लेगा, सामान लेके जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई भागना किसी को नहीं पड़ा है, या कोई भागा कहीं से नहीं है, या किसी का कोई सामान दबा के मैं के घर ले जाऊंगा क्या। और आपने कहा था एक संत की आत्महत्या को आपने कहा था कि वो हत्या हुई, इसकी जांच की जानी चाहिए। हाँ, मैंने ये कहा था।
कितनी सच्चाई है इस आरोप में? अभी भी ये इस आरोप पे टिके हैं आप? बिल्कुल, आप देखिए सच्चाई, मैंने तो बोल दिया, अब आप आगे तय करना आपका काम है, मीडिया का काम है, कितना उठा सकते हैं आप। आपके उन्होंने पास कहा था, मैंने मेरी इसको लेकर कई सारे अधिकारियों से बातचीत हुई थी इस पूरे केस को लेकर। उन्होंने कहा कि ये दिस वाज नॉट homicide, but this was a suicide, a clear case of suicide, of depression and everything. They couldn't find anything related to homicide. व्हाट इज द प्रूफ? उन्होंने जांच की, जांच के बाद ही बोल रहे थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? फॉरेंसिक रिपोर्ट कहाँ है? ये कहा गया कि वो शराबी थे, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? क्या कहीं इसको उनकी लेकर आप पीआईएल क्यों नहीं डाल रहे हैं? इसका मतलब सवाल ये भी उठता है ना, फिर आपको एक पीआईएल डालनी चाहिए या आपको एक पैरेलल एफआईआर डालनी चाहिए। मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ साहब, एफआईआर और पीआईएल में कितना समय लगता है सर? आनंद जी आप ही बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी ये दशा हो गई। आज मैं किसी और के यहाँ शरण लेके बैठा हूँ, मेरा आश्रम सीज कर दिया गया, मेरे पास रहने की जगह नहीं है और मुझे रोज़ थ्रेटिंग मिल रही है कि तुम बाहर आओ, तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें निपट लेंगे। यहाँ से लेकर के दुबई और पाकिस्तान तक के फेक कॉल मेरे पास में आ रहे हैं। मैं आपको कौन थ्रेट कर रहा है? थ्रेट कौन दे रहा है आपको? किसके कहने पे थ्रेट दिया जा रहा है आपको? क्या लगता है? अब उसके लिए बाइडेन तो करेगा नहीं अमेरिका से आकर के, उससे तो मेरी कोई बात ही नहीं। क्या मंगमरी मठ से ही थ्रेट दिया जा रहा है? देखिए, मैं इस विषय को मैं नहीं कह सकता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरी स्थिति को आप समझने की कोशिश करिए, अपने आप को मेरी जगह रख के देखिए। कितनी बड़ी संस्थान से मैंने पंगा लिया है और कितना बड़ा पंगा लिया है। मेरा एक ही कहना है कि मैं गलत हूँ तो मैं हर प्रकार की सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार हो, कोई समझने को तैयार हो, वन वे कोई फैसला लेता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बिना, हमारे यहाँ सिस्टम है अखाड़े का, पंचायत राज है। यहाँ अगर किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसको सामने बुलाया जाता है, जज पे बिठाया जाता है, पूछा जाता है कि तुम्हारा अपराध है, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उसके लिए एसआईटी बनती है, कमेटी बनेगी, जांच करेगी। मेरे घर में अगर पैसा दिया तो घर तक जाते हैं ना लोग, पूछते हैं ना जा करके। मेरी माँ भी एक्सपायर की है, मैं माँ के मरने के बाद, चूंकि लोगों ने कहा और इतना बड़ा प्रकरण हुआ, मेरी माँ एक्सपायर कर गई, मैं गया हूँ, मैं अंत्येष्टि क्रिया करके आया हूँ उनका। और जब मैं गया हूँ तो मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, आप जाके देखिए, हजारों लोगों ने, खाली देखने के लिए लोग सड़कों पे खड़े हो गए थे कि महात्मा इतने सालों के बाद वापस गाँव में आया। गाँव का एक एक व्यक्ति देखने के लिए पूरी रात लोग जगे हैं मेरे साथ में। अगर मैं रोज़ जाऊँगा तो कोई देखने आएगा किसी को? अगर मैं रोज़ जाऊँगा तो पता नहीं चलेगा, गाँव वाले नहीं बताएंगे। आप जाके पूछिए ना, समझिए चीज़ों को, विषय को ठीक से उठाइए। लेकिन वन वे फैसला करना है तो फिर आपका अधिकार है हजूर, आप हाकिम हैं, आप ही जज हैं, आप ही सब कुछ है, तो जो करना कर दिया। मैं, मेरा बस इतना सवाल छोटा सा, कोई आप होमिसाइड, सुसाइड के केस को अगर आप कह रहे हैं कि होमिसाइड है, या कोई सुसाइड और होमिसाइड के बीच में किसी केस में कंफ्यूजन है, तो why don't we file a PIL? Why don't we file an FIR to reopen the case, reopen the investigation? मतलब मेरे ख्याल से तो सीधा साधा वही है ना। देखिए, मेरे पास जितनी कैपेबिलिटी थी या मेरी जितनी औकात थी, मैंने वो किया और उसका खामियाजा मुझे भुगतने को पड़ रहा है कि आज मैं विस्थापित व्यक्ति हूँ। मेरे पास न रहने की जगह है, न बैठने का जगह है, और न ही अखाड़े ने मुझे कुछ वो किया है। अखाड़े ने सीधा आरोप लगाकर बाहर करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं महात्मा हूँ, मेरे साथ इस समय कोई नहीं है। मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ और लगातार थ्रेटिंग मिल रही है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं जाऊँगा तो पता नहीं क्या, कब कोई क्या कर देगा। चूँकि ये चीज़ें हो चुकी है, लोग मर चुके हैं। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, वो सुसाइड नहीं थे, तो जांच करो ना हजूर। सरकार किसके लिए होती है? तंत्र किसके लिए होता है? सिस्टम किसके लिए होता है? 1000 करोड़ का प्रकरण है, कोई छोटी मोटी बात है क्या? 500 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बेच दी गई, पैसा कहाँ गया? पूछिए ना, कौन पूछेगा ये बात? सब काम मैं ही करूँगा क्या? मेरे तो जान पे लाले पड़े हुए हैं, रहने की जगह छीन ली गई, जबकि मैंने अपनी मेहनत, अपनी पुरुषार्थ से बनाया आश्रम, वो सीज कर दिया गया। आपको माफ़ी दी गई, वापस नहीं लिया गया है मठ में और अखाड़े में। अब देखिए, वापस लेना न लेना ये तो उनका अपना फैसला है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वर्तमान में मैं निष्कासित हूँ, वर्तमान में मेरी स्थिति आपके सामने है। वर्तमान में मैं एकदम सड़क पे हूँ, एकदम सड़क पे हूँ, और मैंने अपने जीवन में कोई अपराध कहीं नहीं किया है, किसी प्रकार की गलत कोई धारणा नहीं बनाई है। मैं कोई माफिया किस्म का, जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स जिसे कहते हैं कि जो विधर्मी हैं, हिंदू धर्म को हेट करते हैं, उन लोगों ने जो नेट पे डाले हैं वो मुझे बहुत दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं इस पर। तो ये आनंद गिरी को आपने सुना, वो पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। वो बता रहे थे कि उनका निष्कासन भले ही वापस नहीं हुआ है, लेकिन उनके गुरु ने उनको माफ़ ज़रूर कर दिया है, लेकिन उनके आरोप बरकरार हैं।
इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी खबर पर, बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, कैमरामैन है जेरी, बहुत बहुत शुक्रिया।